नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन का चैप्टर 2 मेंबरशिप, अध्याय 2 सदस्यता, जो जिसमें हम 4 आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। जहां आर्टिकल 3 डील करता है ओरिजिनल मेंबरशिप से और आर्टिकल 4 डील करता है सबसीक्वेंट मेंबरशिप, मतलब स्टेट एडमिटेड एज अ मेंबर। आर्टिकल 5 डील करता है सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप एंड आर्टिकल 6 डील करता है एक्सपेल्शन फ्रॉम द मेंबरशिप। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 4 से। आर्टिकल 3 से, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड द 2 टाइप ऑफ द मेंबर्स। पहला है कि ओरिजिनल मेंबरशिप, जो कि आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, और दूसरा है सबसीक्वेंट मेंबर्स, स्टेट एडमिटेड एज मेंबर्स, जो कि आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको इसके पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आर्टिकल 3 जो है बताता है कि द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शैल बी द स्टेट विच हैविंग द पार्टिसिपेटेड इन द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNCIO बोलते हैं, विच वॉज हेल्ड ऑन द 25 जून 1945 एट द सैन फ्रांसिस्को। दूसरा क्या, हैविंग प्रीवियसली साइन द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफ द जनवरी 1, 1942 एंड साइन द प्रेजेंट चार्टर एंड रेटिफाई इट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 110। इसके मूल सदस्य कौन कौन हैं जिन्होंने कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 25 जून 1945 को हेल्ड करी गई थी, और वो जिन्होंने क्या कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो जनवरी 1, 1942 को हेल्ड करी गई थी, उसको अटेंड किया था, और जिन्होंने बाद में जो कि इस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को अपनी सहमति प्रदान की थी, वो इसके मूल सदस्य होंगे। वन इंस्टेंस फॉर द पोलैंड। इसमें क्या हुआ था पोलैंड के मामले में कि पोलैंड ने जो है डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस विच वॉज हेल्ड ऑन द जनवरी 1, 1942 को उन्होंने अटेंड किया था, लेकिन क्या हुआ था कि ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पाए थे, और जो वहाँ उसके मतलब मूल सदस्य थे, उन्होंने इनको क्या कहते हैं कि मेंबरशिप की रिकॉग्निशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इनकी अपनी कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी जिनको जो है सदस्यता के लिए परमिशन दी जा सके या रिकॉग्निशन दिया जा सके। इस वजह से क्या किया गया था कि पोलैंड की जो सदस्यता है उसको विदहोल्ड कर दी गई थी एट द टाइम ऑफ द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। लेकिन बाद में अक्टूबर 15, 1945 को इनकी सदस्यता को रिज्यूम कर दिया गया, मतलब इनकी सदस्यता प्रदान कर दी गई। चलिए अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 डील करता है सबसीक्वेंट मेंबरशिप, मतलब स्टेट एडमिटेड एज द मेंबरशिप, मतलब कि वह जिनको वहाँ के यूएन के जो सदस्य हैं वो अपनी सहमति के थ्रू सदस्यता प्रदान करते हैं, जिसमें 2 पैरा दिए गए हैं। जिसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है कि मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस इज ओपन टू द ऑल अदर पीस लविंग स्टेट। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्टेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो पीस लविंग होना चाहिए। विच एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर, और इस चार्टर के जो दायित्व दिए गए हैं उनको वह स्वीकार करना चाहिए। एंड इन द जजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एबल टू कैरी आउट दीज ऑब्लिगेशंस, मतलब कि वो इसमें जो जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, द जजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and are able and willing to carry out this obligation, और वह इन obligations को कैरी ऑन करने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हों। और आर्टिकल 4 का पैरा 2 क्या कहता है कि इसकी सदस्यता को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए कि इट विल बी द अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाय द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सदस्यता को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की अफर्मेटिव रिकमेंडेशन और जनरल असेंबली का डिसीजन होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं। किस तरीके से सवाल पूछते हैं, देखिए पूछ लेते हैं कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल क्या अलग अलग अपनी कंसेंट देती है या साथ में देती है।
तो क्या देती है कि जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को ही आप टिक करके आइएगा, तो ही आपका ये उत्तर सही होगा। ठीक है। 10. A state may be admitted in UN on the 2/3 majority of the General Assembly and it must be preceded by the affirmative vote of the 9 members of the Security Council, including concurring vote of the permanent members. क्या होना चाहिए? एक स्टेट को अपनी सदस्यता पाने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली होनी चाहिए और 9 अफर्मेटिव वोट होने चाहिए, जिसमें 5 अफर्मेटिव वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर होने चाहिए और 4 अफर्मेटिव वोट्स ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स के होने चाहिए, तभी उनकी सदस्यता को स्वीकार किया जाएगा और रिकॉग्नाइज माना जाएगा। आईसीजे ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन जो कि 1948 में हेल्ड की गई थी, जिसमें उन्होंने 5 शर्तें दी थी कि किन 5 शर्तों पर जो है एक नए स्टेट को सदस्यता दी जाएगी, जो कि हमने आपको आर्टिकल 4 के पैरा 1 में बताया कि वो क्या होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टेट, वो एक स्टेट होना चाहिए। स्टेट का मतलब क्या है कि वो एक सॉवरेन स्टेट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद वो एक पीस लविंग स्टेट होना चाहिए। पीस लविंग का क्या क्राइटेरिया है? इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं सदस्यता के समय हुआ पीस लविंग तो हो, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, जैसा कि आप रिसेंट में देख रहे हैं रसिया यूक्रेन का वॉर, पैलेस्टाइन इजराइल का वॉर। तो जब ये सदस्यता ले रहे थे उस समय तो ये पीस लविंग थे, क्या पता था बाद में ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई जो कि वो यूएन के ही रूल्स या पर्पसेस प्रिंसिपल को जो है फेल कर रही हैं। चलिए अब तीसरा क्या है? इट मस्ट बी एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ द चार्टर, वह जो चार्टर के दायित्व हैं उनको स्वीकार करने वाला हो। इट मस्ट बी कैरी आउट दीज ऑब्लिगेशंस, वह इन ऑब्लिगेशंस को कैरी आउट करने वाला हो। और इट मस्ट बी विलिंग टू डू सो, यह करने की उनकी इच्छा होनी चाहिए, कोई दबाव या कोर्शन नहीं होना चाहिए, यह उनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए इन दायित्वों को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। सवाल अब ये पैदा होता है, क्या यही शर्तें सफिशिएंट थी, क्या ये कंसिस्टेंट थी? जो ये नियम आर्टिकल 4 के पैरा 1 और पैरा 2 में दिए गए, क्या ये कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही थी? ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पॉलिटिकल मैटर्स कंसिडरेशंस भी आ जाता है, जो कि आप बांग्लादेश वियतनाम के केस में देखेंगे, जिसमें इनकी सदस्यता को डिले भी किया गया था ड्यू टू द पॉलिटिकल कंसिडरेशन। अब हम एक बार और ही सवाल करेंगे आपसे, क्या जो शर्तें आर्टिकल 4 के पैरा 1 और पैरा 2 में दी गई थी, क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो होती हैं? आइए इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। रशिया फॉर द इटली एंड फिनलैंड, क्या होता है कि जब यूएन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में बन गया यूएन चार्टर, इसके बाद जब इनके एडमिशन ऑफ द मेंबर्स को प्रैक्टिस किया जाने लगा, तो क्या हुआ कि एक समस्या फ्रीक्वेंटली देखी जाने लगी, एक पर्टिनेंट क्वेश्चन परमानेंट अरोज होता रहा कि चलिए हम इसको आपको उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। क्या होता है कि जैसे कि कोई सदस्य, कोई व्यक्ति आता है मुझसे, कहता है कि आकांक्षा मैम मेरा ये काम कर दीजिए, तो मैं उससे ये कहूंगी मैं आपका ये काम कर तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले आप मेरा ये काम करिए तो ही मैं आपका ये कार्य करूंगी। तो कुछ ऐसी ही समस्या जब एडमिशन ऑफ द मेंबरशिप के दौरान देखी गई, जो कि रशिया ने फिनलैंड और इटली के साथ किया था। एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि जैसे मानिए 5 सदस्य, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन हैं, उसमें कोई एक मेंबर क्या कहता है कि हम अपकमिंग स्टेट को तभी रिकॉग्निशन देंगे जब आप मेरी तरफ से इस स्टेट को जो है परमिशन देंगे, तभी अदरवाइज हम रिकॉग्निशन जो है इस नए स्टेट को नहीं देंगे। तो यह प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली देखी जा रही थी। तो बाद में जो कि रशिया ने यही सेम काम इटली और फिनलैंड के साथ भी किया था, तो जनरल असेंबली ने क्या किया कि यह मुद्दा आईसीजे को भेज दिया, तो जिस पर आईसीजे ने अपना यह डिसीजन दिया कि आर्टिकल 4 के पैरा 1 और पैरा 2 में जो भी शर्तें दी हुई हैं, कि जैसा कि मैंने अभी आपको ये यहाँ पर बताया कि देखिए, तो आईसीजे ने ये कहा कि आर्टिकल 4 के पैरा 1 और पैरा 2 में जो शर्तें दी गई हुई हैं, कि जैसा कि मैंने आपको इधर बताया, अगर इसके अलावा कोई और शर्तें उन मेंबर्स के सामने रखी जाती हैं तो उन शर्तों को फॉलो करने के लिए या ऑब्लाइज करने के लिए वहां के मेंबर जो है बाउंडेड नहीं हैं। अब एक मुद्दा तो सॉल्व आउट हो गया। दूसरा मुद्दा क्या आया? देखिए, जब हमने आपको बढ़ाया था आर्टिकल 4 का पैरा 2, देखिए
जो कि मैंने आपको बताया था कि बाय द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असेंबली ने एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा आईसीजे से ऑन द 20 नवंबर 1949 में। ये मैटर जो जनरल असेंबली ने जो है आईसीजे से एक एडवाइजरी ओपिनियन मांगा, जिसमें उनका मुद्दा ये था कि अगर जनरल असेंबली बिना पॉजिटिव और अफर्मेटिव रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के अगर किसी स्टेट को सदस्यता प्रदान कर देती है तो क्या उसकी सदस्यता वैलिड मानी जाएगी, क्या उसकी सदस्यता रिकॉग्नाइज्ड मानी जाएगी। तो इस पर आईसीजे अपना ये डिसीजन देती है कि जो है इट इज नॉट ओनली द पॉजिटिव अफर्मेटिव रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बट अलॉन्ग विद द अफर्मेटिव रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली की भी अफर्मेटिव रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। और सिर्फ जनरल असेंबली की अफर्मेटिव रिकमेंडेशन ही नहीं, उसके साथ उनका पॉजिटिव डिसीजन भी होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा दूसरा मुद्दा। इसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दोनों डिसीजंस और ये आर्टिकल 4 में जो दोनों पैरा में जो बातें कही गई, क्या यह कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही थी। चलिए दोस्तों, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। अमेरिका यूज्ड द फर्स्ट वीटो इन द सिक्योरिटी काउंसिल इन 30 ईयर टू ब्लॉक द एडमिशन ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ वियतनाम। America contended that she would give affirmative vote if the South Korea was also admitted। जिस काम के लिए रशिया को कंटेंट किया गया था, उनकी निंदा की गई थी और यह मामला जो है आईसीजे को दे दिया गया था। फिर क्या कहते हैं, यही चीज़ तो अमेरिका ने भी तो प्रैक्टिस करी, जिन्होंने 30 साल में पहली बार अपना वीटो पावर यूज़ किया और उन्होंने ये कहा कि जो है और उन्होंने साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम की सदस्यता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और इस शर्त पे ब्लॉक किया कि अगर साउथ कोरिया को एडमिशन देंगे तो ही हम इस पर अपनी सदस्यता का अफर्मेशन देंगे। ठीक है, चलिए सदस्यता पे आगे हम कुछ और चर्चा करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ द चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएन। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन को डिसाइड किया गया था, तो उसमें चाइना ने जब अपनी सदस्यता ली थी तो उस वक्त मेनलैंड ऑफ चाइना पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी। तो वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑन द मेनलैंड ऑफ द चाइना वाज हेडेड बाय द जस्ट अ सेकेंड चियांग काई शेक। ठीक है ना, इट वॉज द हेडेड बाय द चियांग काई शेक। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या कहते हैं कि मेनलैंड ऑफ द चाइना में सिविल वॉर हो जाता है अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो जो चियांग काई शेक हु वॉज द हेड ऑफ द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो वहां से भाग जाते हैं और फार्मोसा में जाकर के छुप जाते हैं। फिर वो फार्मोसा में क्या करते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना लेते हैं, अपनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को वो बना लेते हैं। ठीक है, और जो मेन लैंड ऑफ द चाइना है वहां पर क्या कहते हैं कि ये इनकी रूलिंग चलने लगती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की। तो जब यह बात यूएन में जाती है तो यूएन क्या करते हैं कि जहां पर ये चियांग काई शेक अपनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को बनाते हैं, उसको जो है यूएन वहां पर डी ज्यूर रिकॉग्निशन दे देती है और मेन लैंड ऑफ चाइना जहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है रूल करती है टेम्पररी बेस पर, उसको वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे देती है। दोस्तों बात आती है यहाँ रिकॉग्निशन की। जब आप रिकॉग्निशन पढ़ोगे इंटरनेशनल लॉ में तो उसमें क्या होता है कि 2 तरीके के रिकॉग्निशन की बात करी गई है। पहला है कि रिकॉग्निशन टू द गवर्नमेंट, दूसरा क्या है रिकॉग्निशन टू द स्टेटहुड। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन के बारे में जब वहाँ आप पढ़ोगे तो वहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट को डी ज्यूर रिकॉग्निशन कब दिया जाता है, जब देखा जाता है किसी स्टेट पर कोई सरकार वैलिड तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में बनी रहती है तो उनको डी ज्यूर रिकॉग्निशन दिया जाता है। लेकिन जब आप वही पढ़ोगे क्या कहते हैं रिकॉग्निशन टू द गवर्नमेंट में, तो आप 2 चीज़ों को और वहाँ पे आप पाओगे, जैसे कि इंसर्जेंसी, बेलिजरेंसी। जब कोई सरकार जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करते हुए या उनके अलावा किसी और गलत तरीके से वो क्या कहते हैं कि वहाँ के मेन लैंड को क्या कहते हैं अधिपत्य जमा लेती है, तो वहाँ पर उनको जो है डी ज्यूर रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, वहाँ पर उनको डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दिया जाता है।
ठीक है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर हुई, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मेन लैंड ऑफ चाइना पर जो है अपना कंट्रोल ले लिया तो उनको डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है यूएन ने दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1960 से 1971 तक क्या हुआ कि यह सवाल यूएनओ में काफी बार यह मुद्दा उठाया गया, जो कि बाद में अक्टूबर 25, 1971 में क्या हुआ कि मेनलैंड ऑफ चाइना जिस पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको जो है यूएनओ ने डी जूर रिकॉग्निशन दे दिया। और क्या कहते हैं कि यूएनओ में चाइना की जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगी। अच्छा, जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि चियांग काई शेक वहां से भागे थे, तब उस टाइम था उसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है ना। जब वो फार्मोसा भागे तो फार्मोसा को बाद में ताइवान कहा गया। जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये होगा कि ये ताइवान को यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था और क्या कहते हैं जो नई गवर्नमेंट थी उसको यूएनओ ने नाम दे दिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। जब उन्होंने ताइवान को एक्सपेल किया तो आप इसी एग्जाम्पल को आगे आप जब आर्टिकल 6 पढ़ोगे एक्सपल्शन, तो उसमें भी आप इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे। नाउ द एडमिशन ऑफ द बेलारूस एंड द यूक्रेन, जैसा कि दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि जब आईसीजे ने 5 कंडीशंस बताई फॉर द एडमिशन टू द न्यू स्टेट इन द यूएन, तो सबसे पहली कंडीशन बताई इट मस्ट बी स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है कि वो सावरिन स्टेट होना चाहिए, ठीक है, सावरिन स्टेट होना चाहिए। क्या यह इतना ही कंसिस्टेंट था, क्या यह इतना ही कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा था? चलिए हम देखते हैं अगला मुद्दा, एडमिशन ऑफ द बेलारूस एंड द यूक्रेन। इसमें क्या हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डम्पल्टन ओ कॉन्फ्रेंस में जब सदस्यता की बात हुई तो रशिया अपने 16th आइलैंड के साथ जो सदस्यता के लिए जोरों शोरों से तैयार था। उसको लगा कि हम अपनी सारी सदस्यता 16 आइलैंड के साथ जो है हम यूएन में अपनी सदस्यता ले लेंगे। बल्कि ऐसा अमेरिका के पास भी था, 24 स्टेट्स थे उनके पास, बल्कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब सदस्यता दी जा रही थी तो उस दौरान अमेरिका जब ये एडमिशन ऑफ द बेलारूस एंड यूक्रेन बेलारूस और यूक्रेन की सदस्यता की बात जब की जा रही थी तो उस टाइम ये इतने सावरिन नहीं थे, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये एक डिपेंडेंट थे, ये इनकी अपनी कोई सरकार नहीं थी, लेकिन इनको फिर भी सदस्यता वहां पर दी गई, ठीक है ना। अब आप देखिए जब सदस्यता की बात की जा रही थी तब इंडिया को जब सदस्यता दी गई इसमें, तब ये भी खुद में एक इंडिपेंडेंट और एक सावरिन स्टेट नहीं थी। जब फिलीपींस को सदस्यता दी गई तो ये भी अमेरिका के कंट्रोल में था, वो भी एक सावरिन और इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी। तो इस डिस्कशन से ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो रूल्स दिए गए थे आर्टिकल 4 में, ये इतने कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किए जा रहे थे। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों आर्टिकल 5 सस्पेंशन, निलंबन पे। क्या सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? चलिए दोस्तों हम देखते हैं। द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट विच द प्रिवेंटिव और एनफोर्समेंट एक्शन हैज बीन टेकन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल may be suspended from the exercise of the rights and the privilege of the membership by General Assembly upon the recommendation of the Security Council। फिर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सब सवाल अक्सर जो है पूछे जाते हैं और वो जब एमसीक्यू में पूछते हैं तो अलग अलग तरीके से, क्या यह जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के अलग अलग रिकमेंडेशन पर दी जाती है या एक ही पर दी जाती है? तो सदस्यता और निलंबन मतलब कि मेंबरशिप और सस्पेंशन दोनों में क्या होता है? बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी ट्रीटी के थ्रू या किसी रिजोल्यूशन के थ्रू किसी स्टेट पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले लेता है तो वहां पर उनकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है। अच्छा आगे ध्यान दीजिएगा कि निलंबन का मतलब ये नहीं है कि उनको एक्सपेल कर दिया जा रहा है, उनको नॉन मेंबरशिप का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। उनके सिर्फ अधिकारों और उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को ही सस्पेंड किया जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसा कि आगे लिखा हुआ है, एक्सरसाइज ऑफ दीज राइट्स एंड प्रिविलेज में बी रीस्टोर्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर बाद में अगर उन सिक्योरिटी काउंसिल चाहती है तो उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को रिस्टोर कर सकते हैं। सस्पेंशन डज नॉट मीन बिकम द नॉन मेंबरशिप। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको नॉन मेंबर बनाती, इट इज ओनली द सस्पेंशन ऑफ द प्रिविलेजेस एंड द राइट्स।
अच्छा, इट इज नॉट, इसका देखिए सस्पेंशन का कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं, प्रोसीजर नहीं दिया गया है यूएन चार्टर में, तो ये एक नॉन प्रोसीजरल मैटर है। ये भी सेम मेंबरशिप की ही तरह फॉलो होता है कि 9 अफर्मेटिव वोट होना चाहिए अलोंग विद द 5 अफर्मेटिव वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, ठीक है ना। चलिए सस्पेंशन पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या हुआ कि 1974 में जनरल असेंबली ने सस्पेंडिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका फॉर द अपार्थाइड पॉलिसी। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रंगभेद की पॉलिसी चल रही थी, जिसकी वजह से असेंबली ने क्या किया था, 1974 में 929 सेशन में इनके अधिकारों को, इनके वोटिंग राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका लॉस्ट इज द वोटिंग राइट बट इट रिटेन इन द यूएन मेंबरशिप। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि इनकी सिर्फ वोटिंग राइट्स को ही लिए हटाया गया था, इनकी सदस्यता को नहीं हटाई गई थी। चलिए अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 6 में, जो कि डील्स करता है एक्सपल्शन से, डील करता है। एक्सपल्शन का मतलब बहिष्कार, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल होता है, क्या यूनाइटेड नेशंस के मेंबर को का बहिष्कार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कब? जब वो जो यूनाइटेड नेशंस के पर्पस और प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली डिसओबे कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, परसिस्टेंटली वॉयलेट कर रहे हैं, तो उनकी सदस्यता को निलंबित या बहिष्कार किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने रिसेंट एग्जांपल देखा होगा, रसिया वाज द एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूएनएचआरसी इन द अप्रैल 2022 आफ्टर टेकिंग इनफोर्स द इंटरवेंशन इन द यूक्रेन। वो यूक्रेन के डोमेस्टिक मैटर्स में बार बार इंटरवेंशन करने की वजह से रशिया का जो है अप्रैल 2022 में उनकी को जो है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से उनको एक्सपेल कर दिया गया है, जो एक्शन की यूनाइटेड नेशन का डिप्लोमेटिक एक्शन था, ठीक है ना। अच्छा, इस एग्जाम्पल पर अभी हमने आपसे पहले ही चर्चा किया था कि जो कम्युनिस्ट मेनलैंड ऑफ चाइना पे जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिविल वॉर के थ्रू जो है अपना रूलिंग करने लगती है, तो उसको क्या होता है कि बाद में उसको यूनाइटेड नेशंस जो है एज अ परमानेंट मेंबर जो है रिकॉग्निशन दे देती है। अच्छा, इस मैटर में सवाल ये पैदा होता है, बाद में कई लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया कि जो है आप सदस्यता दे किसको रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं या वहाँ की मिट्टी या जमीन या वहाँ की भूमि को दे रहे हैं। तो यहाँ पर यूएन अपना ये जवाब देता है कि देखिए जमीन वही रहती, सरकारें तो बदलती रहती हैं, तो हम सदस्यता सरकार को देते हैं, ठीक है ना। सरकार अपने आप को जो है यूएन में रिप्रेजेंट करती है, ये हुआ। इसके बाद अक्टूबर 13, 1974 को सिक्योरिटी काउंसिल गिव द अफर्मेटिव रिकमेंडेशन फॉर द इमीडिएट एक्सपल्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। वही अपार्थाइड रंग भेद पॉलिसी की वजह से ही इनको इमीडिएट जो है उसमें से एक्सपेल करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया। लेकिन क्या हुआ कि 3 निगेटिव वीटो हो जाने की वजह से क्या हुआ कि इनके एक्सपल्सन का रिजोल्यूशन जो है फेल हो गया, ठीक है। अब मेंबरशिप में आ जाते हैं। प्रेजेंट टाइम द टोटल मेंबरशिप ऑफ द यूएन, टोटल मेंबर ऑफ द यूएन इज द 193 एंड द साउथ सूडान बिकम द इंडिपेंडेंट ऑन द 9 जुलाई 2011 एंड एडमिटेड एज अ मेंबर ऑन द जुलाई 14, 2011। विड्रॉल ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट। क्या कोई सदस्य अपनी सदस्यता को विड्रॉ कर सकता है? क्या वो अपनी सदस्यता को वापस ले सकता है यूएन से? देखिए, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस में प्रॉपर प्रोविजंस दिए हुए थे, बट ऐसा कोई एक्सप्रेस्ड प्रोविजन यूएन चार्टर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। रेबस सिक स्टैंटिबस विच वाज द मैक्सिम ऑफ द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ विच वाज गिवन इनटू द आर्टिकल 61 एंड द 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटी। क्या इट इज जस्ट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ सिविलाइज्ड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, ठीक है ना। क्या है रेबस सिक स्टैंटिबस? रेबस सिक स्टैंटिबस ये कहता है कि जब कोई दो देश या एक से अधिक स्टेट जो है एक दूसरे के साथ एक ट्रीटी में आती हैं किसी ऑम्बिट को पूरा करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि विद सब्सीक्वेंट पीरियड वो क्या होता है, जिस उद्देश्य से वो इस ट्रीटी में आती हैं वो उद्देश्य ही फेल हो गया किसी परिस्थिति की वजह से, तो वहां पर क्या होता है कि बिना किसी एक्सप्रेस प्रोविजन के भी क्या कहते हैं कि वो स्टेट्स या वो नेशंस अपने आप को विदड्रॉ कर सकती हैं,
ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द रेबस सिक स्टेंथिबस? रेबस सिक स्टेंथिबस का यही मतलब होता है कि जब कोई एक या एक से अधिक नेशंस एक दूसरे के साथ एक ट्रीटी या एक संधि में आती हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने या किसी उद्देश्य को अचीव करने के लिए, लेकिन विद सब्सीक्वेंट पीरियड किसी कारणवश वह उद्देश्य जो है फेल हो जाता है, तो वहां पर क्या हो गई, ट्रीटी जो है भैया, ट्रीटी अब वो किसी काम की नहीं रही, तो वहां पर वो स्टेट क्या कर सकते हैं कि अपने मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकते हैं उस ट्रीटी से, ठीक है ना। अंडर दिस प्रिंसिपल अ स्टेट में बी विदड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी विच हैज नो विदड्रॉल प्रोविजन, जिसका कोई विदड्रॉल प्रोविजन नहीं है, इज देयर हैज बीन द सब्सटैंशियल अनफोर्सीन चेंज्ड, अगर कोई अनफोर्सीन चेंज आ जाता है उनकी परिस्थितियों में, such as when the object of the treaty become moot or when the material breach is the committed by the treaty party. इसका एक एग्जाम्पल है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने क्या किया था, इंडोनेशिया वॉज द फर्स्ट मेंबर टू अटेम्प्ट द विदड्रॉ फ्रॉम द यूएन on the New Year Eve 1965. Indonesia, due to its ongoing confrontation with the Malaysia, announced that it would withdraw from the UN if the Malaysia were taken seat as in the Security Council. इसमें क्या हुआ था कि जो है इंडोनेशिया का चल रहा था कन्फ्रंटेशन मलेशिया के साथ, ठीक है, लेकिन मलेशिया को जो है जब यूएन में सदस्यता दे दी गई तो इंडोनेशिया ने अपना निलंबन खुद स्वीकार किया और 1965 के न्यू ईयर ईव पर उन्होंने अपना निलंबन का लेटर जो सेक्रेटरी ऑफ द यूएन को सबमिट करती है, जो कि इनको 22 जो है निलंबन का परमिशन दे देती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा एक सवाल, अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देखा तो हमारा एक सवाल है, ये बताइए कि इंडोनेशिया ने क्या किया कि उन्होंने अपनी सदस्यता तो विदड्रॉन कर ली, लेकिन क्या बाद में उनको दोबारा इसमें सदस्यता दी गई? और अगर दी गई है, नहीं दी गई, इस पर आपका क्या विचार है, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।